राजू जी देखिए, जो भी यात्राएं होती हैं, यात्रा का मतलब ही है जड़ता से गतिशीलता की ओर। जब जब कोई ठहराव आता है, उसको तोड़ने का सबसे अच्छा जरिया जो होता है वो यात्रा होती है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, किसी संगठन के जीवन में हो, किसी समाज के जीवन में हो, या किसी देश के जीवन में हो। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वही किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए नहीं किया है ये ये विपक्ष में रहते हुए, और विपक्ष में भी कोई ऐसा बड़ा पद उनके पास नहीं था कि उसके साथ वो कर सके। कोई पावरफुल ऐसा नेता हो जाए जिसके हाथ में सत्ता रहती, जिसके पास सारे पद रहते, पैसा रहता, वो अगर ऐसी कोई गतिशीलता दिखाने का जो कार्य है या गतिशील समाज को बनाने का काम है वो करता, तो समझ में आता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में प्रचारित कर दिया गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये नाकारा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जिसकी जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, उस व्यक्ति ने जो कदम उठाया, जो 7 सितंबर का, तो उसको मैं दो तीन चीजों से उसकी तुलना करना चाहता हूं राजीव जी। अलग अलग संदर्भों में है और अलग अलग सालों में है। आप याद कीजिए 1913 का महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में निकाला गया द ग्रेट मार्च जिसको बोला जाता है, वो नाटाल से ट्रांसवाल तक उन्होंने वहां के भारतीयों और अफ्रीकियों को लेकर रंगभेद और नस्ली जो कानून थे उसके खिलाफ उन्होंने एक निकाला था मोर्चा। नंबर 2, 1930 का दांडी मार्च, नमक के ऊपर जब अंग्रेज सरकार ने एकाधिकार कर लिया तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया, यात्रा निकाली थी। और तीसरा ये, पहले दोनों के नतीजे क्या हुए थे? सरकारों को झुकना पड़ा था। अभी फिलहाल सरकार झुकती नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर आ रही है कि उसकी हालत जो है वो नाजुक तो हो गई है। उसका कारण ये था कि जो एक बहुत बड़ा प्रपंच और छद रचा गया था मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक ऐसा विचार ले आया गया था हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का, वगैरह वगैरह। तो वो जो समाज में पिछले 8-9 सालों से एक उन विचारों ने जड़ता ला दी थी, जो एक वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बढ़ता हुआ समाज था, आर्थिक रूप से लगातार सशक्त होता समाज था। नए नए वो कानून आ रहे थे जो समाज को लगातार सशक्तिकरण कर रहे थे समाज का, जिसमें मनरेगा जैसी चीज थी, वगैरह वगैरह कई चीजें हैं। वो जो जड़ता जो आ रही थी पिछले 8-9 सालों में, उस जड़ता को भी जो है राहुल गांधी ने तोड़ा है। मैं इसमें दो तीन चीजें हैं। गांधी के पहले तक जैसे कोई भी नहीं सोचता था कि अहिंसा के माध्यम से भी आजादी मिल सकती है, वैसे राहुल गांधी के इस मोहब्बत की दुकान के पहले भी कोई नहीं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको वाकई उसको उसका कोई प्रतिरोध हो सकता है, या उसके ठीक उल्टे तरीके से उसका प्रतिरोध हो सकता है। तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो दुकान है, इसका जो है लोगों ने हाथों हाथ लिया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब लोग जो है कहा करते थे कि भाई चाणक्य का जवाब जो है चाणक्यगिरी से दिखाना चाहिए, जिस तरीके से भाजपा बिहेव करती है वैसा करना चाहिए, उसके खिलाफ जो मानवीय मूल्य है, आदर्श है हमारे समाज के, उनको इस यात्रा ने प्रतिस्थापित किया है। मुझे ऐसा लगता है लोगों का विश्वास जो है वो जगाया है, और यही उसकी सबसे बड़ी राहुल की ताकत है। एक अंतिम बात कहूंगा, एक बहुत संसद की घटना है जिसे 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी के बारे में अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ा गया था। वो शेर था, उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, खैरियत गुजरी कि अंगूर के बेटा न हुआ। ये शराब के बारे में कहा गया था कि अंगूर की जो बेटी है शराब, उसी ने जब दुनिया सिर पे उठा रखी है, ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर के बेटा न हुआ। ये इंदिरा गांधी के लिए कहा गया था। ये कहा गया था कि अच्छा हुआ जवाहरलाल नेहरू के कोई बेटा नहीं था, ये तो पता नहीं क्या कर देता। वो उस परंपरा को मुझे लगता है कि कई सालों के बाद आज राहुल गांधी ने बता दिया है कि जवाहर के खानदान का एक बेटा है। आप तो बेटी से निपट नहीं सके आज से कुछ साल पहले तक, अब आप बेटे से निपट के दिखाइए। मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो विश्वास भारत के अंदर पैदा किया है, और प्रतिरोध नाम की का जो शब्द है जो गुम हो रहा था हमारे डिक्शनरी से, गांधी जैसे व्यक्ति के देश से अगर प्रतिरोध नाम की चीज खत्म हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि समाज जो है हमारा और देश जो है कितना ज्यादा जड़ हो गया था, कितना निराश हो चुका था। उस निराशा को तोड़ा है। अंतिम बात कहूंगा कि जो विदेश की यात्रा है, मुझे लगता है कि और भी कहर ढाएगी, क्योंकि पहले की ही जो यात्राएं, 2-3 यात्राएं राहुल गांधी किए थे, और वहां उन्होंने जो कुछ कहा था उसके घाव तो सत्ता पक्ष जो है अभी तक सहला रहा है। पता नहीं लौट कर जब तक राहुल गांधी आएंगे तो क्या क्या। देखिए, पहले तो ऐसा था कि कांग्रेस वैसे भी पर्याप्त मजबूत छत्तीसगढ़ में रही है। आपको पता है कि पिछले समय ऐसा हुआ था कि 90 सीटों में आज 71 सीटें जो है कांग्रेस के पास है,
लेकिन ये बात जरूर है कि इससे इतनी हिम्मत मिल गई भूपेश बघेल को कि अब वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 75 के पार हम ले जाएंगे। अब ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये नहीं पता, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। कांग्रेस की जो पार्टी, कांग्रेस के जो भी अभी संगठन, जो कुछ हो रहा है, गतिविधियां हो रही, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, आपको पता है कि उसमें भी जो है छत्तीसगढ़ के अनेक कांग्रेसी नेताओं को जो है वो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। अभी जो कोर कमेटी बनी है इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए, उसमें यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है टी.एस. सिंहदेव, उनको भी एक सदस्य बनाया गया है। तो कांग्रेस को एक बड़ा महत्व जो है, कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ को जो है वो पर्याप्त रूप से वो महत्व दे रहा है और इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो उसकी मौजूदा ताकत है उस ताकत में और इजाफा होगा। अब ये फिलहाल इसको कोई हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि उसका असर कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक थोड़ी बहुत जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उसको उम्मीद लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो असर है वो असर पहले भी था और अभी भी है, और निश्चित रूप से यहाँ के काफी लोग जो है वो शीर्ष नेतृत्व के साथ उसमें अपनी भी भागीदारी निभा रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व के साथ भागीदारी निभाते हुए 71 सीटें इस वक्त हैं कांग्रेस के पास 90 में से छत्तीसगढ़ में। और भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी थी, लेकिन वहां प्रभाव इसका बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन क्या अगले चुनाव में भी कांग्रेस रिपीट करेगी या बीजेपी बाजी मारेगी, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन जो डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मात देने के लिए ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल ने यह कह दिया है कि 75 सीटें इस बार जीत के लाएंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि बीजेपी जो तैयारियां कर रही हैं, उन तैयारियों से वो कितना आगे तक बढ़ पाती है। राहुल गांधी की पदयात्रा की हम बात कर रहे हैं, साल भर में क्या आफ्टर इफेक्ट है। साल भर के बाद अब चुनाव में जाने की बारी आ गई है, और न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि अब लोकसभा चुनाव की भी बारी है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने, यानी कि उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा के साथ साथ, घोषणा तो नहीं है लेकिन उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। रामनाथ कोविंद उसके मुखिया हैं उस टीम के, और कल 3 बजे एक मीटिंग इनकी हो भी चुकी है। तो ये क्या रिकमेंडेशन आता है उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। क्या चुनाव पहले कराया जाएगा, खासकर लोकसभा चुनाव के, क्या विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे, या ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या ये भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के बढ़ते कदम के कारण है, उनके बढ़ते सियासी कद के कारण है, ये सब हम यहाँ पिछले सवा घंटे 1.5 घंटे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूँ सिंह साहब आपके पास, आपसे ज़रा समझूँ कि अब यहाँ से आगे क्या कुछ देखते हैं आप। अगर चुनाव अभी होता है तो उसमें कौन बाजी मारता हुआ दिखाई देता आपको? मुझे लगता है कि जो चुनाव की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की, उसको तो जरा दरकिनार कर दें। उसे लागू करने में और संविधान की तरफ से लागू करने में उसमें काफी अड़चने हैं। वो गलती ये लोग नहीं करेंगे कि उसको अभी ले आए। अधिक से अधिक वो ये कर सकते हैं कि लोकसभा के भंग होने की घोषणा कर दें और चुनाव आयोग से ये कहें कि आप इसकी चुनाव करा लीजिए। एक तरीके राज्यों के जब चुनाव हो तो लोकसभा का चुनाव हो जाए। वैसे भी जिस साल चुनाव संभावित होता है, जैसे 24 में सभी को पता है कि चुनाव होना है, तो उसकी तैयारी